गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये क्लास 6 पृथ्वी और हमारा जीवन, पृथ्वी और हमारा जीवन का पहला लेसन है हमारा सौर मंडल। कहने का मतलब ये जो वीडियो है क्लास 6 न केवल क्लास 6 के लिए बल्कि हमारे टीचिंग के लिए जो तैयारी कर रहे होंगे भाई लोग, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे टेट, सी टेट, सुपर टेट, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग देखेंगे कि हमारा सौर मंडल क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या इसमें पढ़ना है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिएगा पहला लेसन हमारा सौर मंडल। रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान पर, अगर हमारा सौर मंडल की बात करते हैं हम लोग, तो सौर मंडल को पढ़ना बहुत ब्रॉड है चीज़ें हैं। सौर मंडल क्या है अभी इसमें जानेंगे हम लोग। सौर मंडल बहुत बड़ा है, लेकिन जो हमारा बेसिक है ये चीज़ें क्लास 6 के लेवल के आधार पर अगर देखा जाए तो बेसिक है, बेसिक बहुत कम चीज़ें हैं। तो जो ग्रह क्या हैं, उपग्रह क्या हैं और कुछ ऐसी विशेष चीज़ों को हम लोग जानेंगे। सौर परिवार क्या होता है, सौर मंडल क्या होता है, इसी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो सूर्य क्या है, ढेर सारी सी बातें हम लोग सीखेंगे। पहला हम लोग ये देखते हैं कि जब ये रात को जब हम छत पे या खुले स्थान पर आकाश की ओर देखते हैं, जैसा यहाँ पर चित्र में दिख रहा होगा कि नीचे लिखा है कि चाँद तारों के बारे में सोचता हुआ बच्चा। ये जो बच्चा है यह रात का समय है और उस समय ये बच्चा चाँद के बारे में, चंद्रमा के बारे में और तारों के बारे में सोचता है। सोचता है इन चंद्रमा एवं तारे शामिल हैं किसमें, आकाश में। अगर हम नगरों में तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमान को दूर जाने पर ये आकृतियाँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। आपने सोचा तो होगा ही ये सब क्या है, इसका इन्हें क्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आप आकाश में देखेंगे तो चीज़ें क्या दिखते हैं, आपके तारे चंद्रमा जो देखेंगे तो आप इसे क्या, इसके बारे में क्या बोलेंगे। या आप ये कह सकते हैं क्या कि पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला ये सभी आकृतियां जो हैं, ये इसे कहते क्या है, आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। एक हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि अगर हम लोग देखते हैं आकाश में तो हम लोग को जो ये दिखाई देता है चमकता हुआ तारे, चंद्रमा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। आकाशीय पिंड और खगोलीय पिंड में ये लोग कहलाते हैं, मतलब कहने का मतलब पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला, यही लाइन इतना ही सीखना है क्या। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला ये सभी पिंड जो हैं, कौन कौन से पिंड हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ये सब क्या हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आकाशीय पिंड कहलाते हैं। तो अब तक हम लोगों ने ये सीखा कि यदि हम खुले आसमान में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को जो दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आकाशीय पिंड कहते हैं। और वो कौन से हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, तारे हैं। ठीक है, आगे हम लोग इस बातों को देखेंगे क्या कहता है। आइए हम इस पर विचार करें। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे यहाँ शामिल हैं, इस पर हम विचार करें। कहते हैं क्या कि चंद्रमा युक्त रातों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगर रात को चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा है, चंद्रमा युक्त अगर रात है, मतलब चंद्रमा का उजाला है, तो उस समय अगर हम देखते हैं आसमान को, अगर हम आकाश में देखते हैं तो वह पिंड जो होते हैं ना कम दिखाई देते हैं। कौन से पिंड, वही तारे। तो तारे क्या होते हैं, कम दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। कभी आपने सोचा इसके बारे में कि क्या ये रात को तारे रहते हैं, दिन में चले जाते हैं कहाँ।
या दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कभी कभी प्रातः या सायंकाल में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि प्रकाश और चंद्रमा क्या है, का प्रकाश जो होता है सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं होता, सूर्य के तेज प्रकाश के कारण क्या होता है, वो दिखाई नहीं देता। आगे देखिए, रात में आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। तारे गर्म, देखिए बहुत अच्छी लाइन आगे आ रही है कि जो तारे हैं गर्म गैसों के बने गोले हैं। ये क्या है? तारे जो हैं गर्म गैसों के बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा बहुत अच्छी लाइन है, इसमें स्वयं द्वारा उत्पन्न उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। तारे जो होते हैं वह गर्म होते हैं और गर्म गैसों के बने गोले हैं, और ये इसमें क्या होता है, स्वयं द्वारा प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं, हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारे हम हमसे इतना दूर दूर हैं कि हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी, दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से बहुत दूर की वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं। दूरदर्शी मतलब दूर की चीज़ों को देखने के लिए जो यंत्र होता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। शक्तिशाली दूरदर्शी के द्वारा ही के बिना हम लोग नहीं देख सकते हैं, मतलब इसकी सहारा लेना पड़ता है। हमारा सूर्य भी एक प्रकार का तारा है जो पृथ्वी के क्या है, निकट है। मतलब देखिए, जो रात में दिखाई देते तारे वो भी तारे हैं और सूर्य भी क्या है, तारा है, लेकिन सूर्य बड़ा दिखाई देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये नज़दीक होता है, इसलिए क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। आगे हम लोग चलें तो कहेंगे आइए विचार करें। आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी क्या हैं, बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है, बोला है कि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दे रहा है यहाँ पर। हम लोग चित्र से समझ पाएंगे और ऐसे बातों को कैसे, कि जब हम लोग कह रहा है कि जो तारे दिखाई देते हैं ना रात को, तो ये जो तारे होते हैं यह सूर्य से भी बड़े होते हैं, परंतु ये तारे होते हैं चंद्रमा से कम प्रकाशमान दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्यों, फिर आगे उसका उत्तर दे रहा है कि आप नज़दीक से किसी वृक्ष को देखिए, ऐसा इसलिए दिखाई देते हैं, क्यों का आंसर ये होगा क्योंकि क्या है, सूर्य पास में होता है, चंद्रमा बहुत दूर होता है। इस कारण क्या होता है, सूर्य बड़ा दिखाई देता है और चंद्र और तारे क्या होते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। आगे कह रहा है कि यदि इसी उदाहरण के साथ में अगर देखिए, जो ये चित्र में जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, देखो वृक्ष ये और ये वृक्ष और आगे वृक्ष भी दिखाई दे रहा है। सभी वृक्ष जानते हैं, सभी वृक्ष समान है, मतलब लंबाई उनकी क्या है, बराबर है। लेकिन यदि जो पास में खड़ी हुई लड़की ये देख रही है ना, इसको ऐसा लगेगा कि ये बड़ा है और ये वाला छोटा, देखिए और दूर है और छोटा, और दूर चला गया और छोटा। कहने का मतलब जो चीज़ें हमारे पास में होती हैं वो हमें कैसी दिखाई देती हैं, बड़ी दिखाई देती हैं। जैसे अगर यहाँ ऊपर आसमान में अगर जहाज होता है, जहाज अगर पास में है तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। यही जहाज बहुत दूर जब चला जाता, बहुत दूर होता है, तो बहुत दूर होने के कारण क्या होता है, दिखाई बहुत छोटा दिखाई देता है, बहुत छोटा दिखाई देता है। कहने का मतलब इस बात को हम लोग समझ पा रहे होंगे कि जब चीज़ें बहुत पास में होती हैं या पास में होती हैं तो बड़ी दिखाई देंगी, और दूर होने पे क्या होते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। यही कारण है कि हमारा जो सूर्य है बड़ा दिखाई देता है, तारे क्या होते हैं, छोटे दिखाई, जबकि सूर्य भी एक प्रकार का तारा है और वो नज़दीक होता है, इसलिए हमको बड़ा दिखाई देता है। हम लोग इस बातों को समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से ऊंची उड़ती हुई हवाई जहाज पक्षियों से छोटा दिखाई देता। आप सोचिए, हवाई जहाज इतना छोटा पक्षी जैसा दिखाई देगा, उसमें बहुत से व्यक्ति आदमी बैठे हैं, तो अगर इतना छोटा दिखाई दे रहा है तो आदमी कैसे बैठेंगे। चलिए, मतलब ये होता है कि चीज़ें जब बहुत दूर चली जाती हैं तो क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। आगे हम लोग बात करेंगे, रात्रि में आकाश में हमें तारे के समूह
द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों दिखाई देती हैं, जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। एक बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है कि रात्रि में आकाश में हमें तारे के बहुत समूह दिखाई देते हैं। इन्हीं आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और पूरे खगोलविदों ने बताया कि नक्षत्र मंडल कितने हैं? 88 नक्षत्र मंडल हैं। आगे आसानी से हम पहचाने और कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल जैसे ओरियन, अर्सा मेजर और कैनिस मेजर, स्मॉल बियर, ये सब क्या हैं? नक्षत्र मंडल के नाम हैं। आकर प्राचीन काल से ही सप्तर्षि मंडल एक ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा में निर्धारण किया जाता रहा। आगे देखिए सौर मंडल की बात हम करेंगे। सौर मंडल किसे कहते हैं? देखिएगा, जिस प्रकार से यदि किसी सूर्य के जैसे किसी परिवार का मुखिया जो कोई होता है, मतलब कोई परिवार है उसमें जो मुखिया होता है, उसी प्रकार से सूर्य भी क्या होता है? मुखिया है। और उसके आसपास जो ग्रह हैं और उपग्रह हैं, उसी के समूह को क्या बोलते हैं? सौर मंडल कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग आगे देख रहे हैं कैसे है। देखिए, सूर्य 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। कि सौर मंडल जो होता है सूर्य का एक ऐसा परिवार है जिसमें 8 ग्रह हैं और इन ग्रहों के उपग्रह हैं और कुछ खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड में जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, उल्का पिंड, यही सब कुल मिला देंगे तो हमारा सौर परिवार, इसी को क्या बोलते हैं? सौर परिवार कहते हैं। उसी को सबको मिला देंगे तो सौर परिवार बन जाएगा। इस सौर परिवार का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य है। हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव के कारण सौर परिवार के अन्य सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सन के बारे में पढ़ते हैं कि सूर्य क्या होता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र पर स्थित अत्यधिक गर्म गैसों का बना तारा है। ये भी एक तारा है और ये मुख्य रूप से किसका बना है? हाइड्रोजन का बना है और हीलियम गैसों का बना होता है। यह बहुत बड़ा, हमारी पृथ्वी से लगभग कितना? 13 लाख गोले इसमें समाहित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा होता है। 13 लाख गोला अगर हमारे पृथ्वी जैसे रहेगा तो या उसमें क्या होगा? उसको अगर मिला दिया जाए तो वह किसके बराबर होगा? सूर्य के बराबर होगा। यह समूचे सौरमंडल के ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। पूरे सौरमंडल को ऊष्मा और प्रकाश को प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी तक। आगे हम पढ़ेंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट। जो देखो, हम लोग सौरमंडल को समझ पाएं। अब हम ग्रह की बात करते हैं। ग्रह किसे कहेंगे? देखिए, जो आकाश पिंड अपने तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हों। पहला कंडीशन, ऐसन आकाशीय पिंड रहा है जोन अपने तारा के चारों ओर एक निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाता हो, उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ये अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये भी एक प्रकार क्या है? ग्रह है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए। उनका आकार देखो, ये सब कंडीशन दे रहा है कि कोई ग्रह तभी हो सकता है, उसके ग्रह होने के लिए उसका इतना बड़ा आकार होना चाहिए कि आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी आकृति क्या हो? गोल हो तथा ये अन्य ग्रहों को कक्षा को न काटता हो। उसे क्या हो? वह क्या होगा? वह एक प्रकार का, वह उसे क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। तो ग्रह कहने के लिए, ग्रह के लिए कंडीशन होना चाहिए, किसी आकाशीय पिंड ऐसा ग्रह होने के लिए उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से उसकी आकृति गोल हो। उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए? गोल होनी चाहिए। और पहली कंडीशन, भाई इतना बड़ा पिंड हो ही चाहे आकाशीय पिंड, जेकर खुद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए? गोल होनी चाहिए, लगभग गोल होनी चाहिए। और वह किसी अन्य ग्रहों के कक्षा को नहीं काटता हो, तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे हम लोग ग्रह कहते हैं।
आइए आगे देखते हैं कि सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार से पहला मरकरी बुध, दूसरा वेनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, बृहस्पति जुपिटर, सैटर्न शनि, अरुण यूरेनस और 8वां है लास्ट है वरुण नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखो, सभी सौरमंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं अपने धुरी पर, जैसे लट्टू होता है अपनी धुरी पर ऐसे नाचता है, तो अपनी धुरी पर नाचता है, कहने का मतलब यह है धुरी पर ऐसे से नाचता है, ऐसे ही घूमता है। तो इससे क्या बोलते हैं, लड्डू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर ऐसे घूमते हुए, सूर्य यहाँ पर होगा तो सूर्य अगर वहाँ पर है तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ पर कोई ग्रह ऐसे घूमते 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 क्या क्या करे, इसका क्या करे, परिक्रमा करेगा। मतलब ऐसे ये 2 प्रकार की गति होगी, ऐसे घूमता रहेगा और इधर भी जाएगा। तो हम इस प्रकार का होगा तो उससे कि घूमते हुए सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते हैं। लेकिन शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर से सभी ग्रह, ये बहुत अच्छी लाइन है, शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर जो घूमते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे परिक्रमण कहते हैं। देखो 2 बात है, एक परिभ्रमण, जो अपनी धुरी पर नाचेगा उसे परिभ्रमण परिभ्रमण, और जो सूर्य के चारों ओर घूमेंगे उसे परिक्रमण कहते हैं। रह गई बात कि अब 2 बात हम लोग इसमें लाइन में हम लोग सीखा कि शुक्र और वरुण ऐसे ग्रह हैं, एक ही छोड़ के ये जो ग्रह हैं शुक्र और वरुण जो है इसको छोड़कर बाकी सभी ग्रह को होते हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, लेकिन ये लोग जो होते हैं घड़ी की सुई में चलते हैं। शुक्र और वरुण जो हैं वो घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, और इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी ग्रह क्या होते हैं, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में चलते हैं। तो शुक्र, अब इतना याद करिए, शुक्र और वरुण ऐसे ग्रह हैं जो घड़ी की दिशा में चलेंगे। सूर्य और वरुण क्या होंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, और शुक्र अरुण को छोड़कर सभी जितने भी ग्रह हैं सभी क्या होंगे, घड़ी की दिशा के विपरीत में चलेंगे। एक बात ये हो गया। और जितने भी ग्रह होते हैं 2 प्रकार की गति करते, एक अपने धुरी पर, और उसे बोलते हैं परिभ्रमण, और धुरी और जो सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं उसे परिभ्रमण कहते हैं। अब हम सूर्य के बाद, अब हम ग्रह की बात करें, बाद आगे हम पृथ्वी की बात कर लें कि पृथ्वी के बारे में हम लोग देखेंगे। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे स्थान पर, तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5वें नंबर पे है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर, ये लाइन बहुत अच्छा है, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, ध्रुवों पर थोड़ी सी क्या है, चपटी है। जैसा ये ग्रह है, इससे जो ध्रुव है, ये ध्रुव पर, ये ध्रुव है हल्का यहाँ से चपटी है। ये ध्रुव जो होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, ध्रुव पर क्या होता है, ये चपटी होता है। कहने का मतलब ये है कि ध्रुवों पर क्या होता है, चपटी होती है। कौन, पृथ्वी। यह ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी होती, इसलिए इसका आकार, इसका आकार को इस आकार को इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वह केवल क्या है, केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इसलिए इसे हरित ग्रह कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसे हरित ग्रह कहते हैं। हरित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह आंतरिक से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में सीखेंगे, उपग्रह किसे कहते हैं। आगे बात करें उपग्रह। उपग्रह किसे कहेंगे, सैटेलाइट। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ ऐसा आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा, अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है।
आगे हम इसी की सौर मंडल की तुलनात्मक तालिका को देखें अगर, तो पहला बुध है। बुध किस रंग का है? देखो पहला कॉलम में हम लोग ये देख पाएंगे कि इसमें ग्रह का नाम होगा, इसमें किसका नाम होगा? ग्रह का नाम होगा। इसमें ग्रहों का रंग होगा, इसमें दूरी होगी, सूर्य में करोड़ में होगी, व्यास होगा, चक्कर लगा रहा होगा कितने दिन में, ये परिक्रमण काल कितना होगा, उपग्रह की संख्या कितनी होगी। तो इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छी लाइन है ये। तो बुध की बात करें तो बुध भूरे रंग का होता है और सूर्य की जो सबसे नज़दीक ये है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। 88 दिन में इसका परिक्रमण काल हो जाता है, पूरा हो जाता है। और शुक्र हल्का पीला। पृथ्वी देखेंगे नीला हरा है, नीले रंग का हरा रंग का होता है पृथ्वी, और ये 24 घंटे में इसका धुरी वाला पूरा होता है। और सूर्य का चक्कर जो होता है 365.25 दिन में पूरा करता है। इसका एक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। आगे मंगल। मंगल के उपग्रहों की संख्या 2 है, और मंगल के बाद मंगल में उपग्रहों की संख्या कितनी है? 2 है। और बृहस्पति के अगर उपग्रहों की सबसे अधिक संख्या है तो किसका है? बृहस्पति। किसका रंग? गुलाबी रंग का होता है, सफ़ेद पट्टी होती है। इसका जो उपग्रहों की संख्या देखा जाए तो कितना है? 69। आगे हम देखें शनि, वरुण। वरुण की देखें, वरुण क्या है? गहरा आसमानी है, यह सबसे दूर है। और इसका जो मतलब सूर्य की परिक्रमण काल है वह 164.8 वर्ष है। इसको हम विवरण को ध्यान से देख लें कि कौन सा परिक्रमण काल कितने दूरी पे, किसका व्यास कितना है। आगे हम चलें चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा देखिए मून क्या होता है? हमारी पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह चंद्रमा है, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से इसकी जो दूरी है, लोग चंद्रमा पे चले जाते हैं तो यह दूरी कितनी है? पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा पे जाएंगे तो पृथ्वी से इसकी जो दूरी है लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी पर धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी या मून लाइट कहते हैं, जो रात को हमें दिखाई देता है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। यह क्या होता है? रात को सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होकर के हम पृथ्वी पर आती है। जो यहाँ पर क्या होता है, जो आता है प्रकाश, उसी को चांदनी या मून लाइट कहते हैं, जिससे क्या होता है? प्रकाशित हो जाता है। आगे हम बात करें क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह क्या होता है? यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दो लोग की बात करते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जिसे ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और खगोलियों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले ही विस्फोट से बिखर गए थे। उल्का पिंड क्या होता है, या उल्कास्य क्या होता है? धूल व गैसों के निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे भी टूटता हुआ तारा कहते हैं। देखिए हम उल्का पिंड कभी कभी रात में जब देखते हैं कि अचानक ऐसा लगता है कि कोई तारा टूटा और टूट करके गिर गया, कुछ दूरी जाएगा, ऐसा हो गया, ख़त्म हो गया। तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि होता क्या चीज़ है। यह जब रात को क्या बोलते हैं कि धूल गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, और जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाए और घर्षण के कारण जल जाते हैं और जल्दी तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं, जो हमें रात में दिखाई देता है कभी कभी। प्रायः छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाए, तो वायुमंडल में नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास्व कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते हैं तथा उनका कुछ अपशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इस अपशिष्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? उल्का पिंड कहा जाता है। अब दो बात हम लोग सीखें। देखिए उल्का पिंड पृथ्वी पर आएगा
और जो उल्कास है जो ऊपर ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए पुच्छल तारा किसे कहते हैं। पुच्छल तारा के बारे में हम लोग देखेंगे, पुच्छल तारा किसे कहते हैं। तो पुच्छल तारा क्या होता है, कहेंगे पुच्छल तारे अथवा धूम के चट्टान बर्फ, धूल अथवा गैसों के बने आकाशीय पिंड होते हैं। ये भी किसका बने होते हैं, यह चट्टान बर्फ और धूल गैसों के बने आकाशीय पिंड होते हैं। किसका बने होंगे, बना किसके होंगे, यह धूम के चट्टानों, बर्फ, धूल, गैस के बना हुआ आकाशीय पिंड होते हैं। ठीक है, अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसों की धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यह वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे तारे का सिर सूर्य की तरह अपनी पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगाते रहे होंगे, ये आपस में कभी टकराते नहीं हैं। ऐसा कैसे संभव है? देखो, इसके लिए ये हम प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं कि एक प्रयोग करते हैं। कैसे देखिएगा, कह रहा है कि आइए विद्यालय में देखें। कहाँ पर चलें, विद्यालय में। अब विद्यालय परिसर में एक बच्चा यहाँ बीच में खड़ा हो जाएगा। एक बच्चा कहाँ खड़ा होगा, बीच में खड़ा होगा। बाकी सभी बच्चे कहाँ होंगे, बाकी सभी बच्चे 8 लोग ऐसे किनारे, एक लाइन में, एक लाइन, दूसरी लाइन, 3 लाइन, ऐसे 8 बच्चे खड़े होंगे। और सभी लोग जब चलना शुरू करेंगे, देखेंगे ना, यह कभी आपस में मिलते नहीं हैं। अगला देखिएगा, आगे बोल रहा है कुइपर मेखला क्या है। देखिए, कुइपर मेखला यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिसमें कई बर्फ के बने हैं। धूमकेतु इस क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है यह ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। और एक बहुत रोचक जानकारी है, कौन सी, कि अगर आइए इसे भी जाने, क्या हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम, प्लेटो 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून की कक्षा में अतिक्रमण करता था। अभी से 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने एम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। अब आइए ब्रह्मांड की बात करते हैं। ब्रह्मांड क्या है? देखिए, ब्रह्मांड जो है बहुत बड़ा है। अब इस ब्रह्मांड को हम लोग समझते हैं क्या है। आपने तारों के खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली हुई सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ मार्ग को देखा होगा। यह करोड़ों तारों का क्या है, समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा, गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी को से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार तस्तरी है जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। बातें पढ़ने से बातें को समझिएगा। जो ब्रह्मांड है, अब ब्रह्मांड आकाशगंगा किसे कहते? पहले कह रहा है कि जो हम लोग देख पाते हैं, मतलब अगर हम आसमान में देखते हैं, एक तरफ से देखिए फिर सीधे चले दूसरे तरफ देखिए, पूरा जो हमको दिखाई देता है, ये जो हमको पूरा दिखाई देता है, इसमें अगर तारा को अगर कह दिया जाए तारा गिनिए, तो तारा तो बहुत से तारा हैं, मतलब करोड़ों तारों का समूह है। अगर हम शाम को रात को देखते हैं तो इस पर तारे बहुत से पूरे आसमान में दिखाई देंगे। शुरू से इधर से देखिए, नीचे से लोग उधर तक देखिए, तो पूरा करोड़ों तारा दिखाई देंगे। अब इसी को क्या बोलते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। हम आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का जो नाम है मंदाकिनी है।
जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं, या समझ लीजिए पृथ्वी से जो दिखाई देता है ना, बहुत छोटा पार्ट है ये अभी। इसका आकार सर्पिलाकार तस्तरी है, मतलब विश्व जो देख रहा है वो मिल्की वे उसका नाम है, और ये सर्पिलाकार तस्तरी के रूप में ये लगभग 1 अरब तारे हैं इसमें। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा के एक भाग है। मतलब जो हमारा जो सौर मंडल है, हमारा सौर परिवार है, जिसमें से इतने ग्रह हैं, अब यह एक आकाश गंगा के एक भाग है। अब समझिए कि आकाश गंगा का एक भाग है, यह आकाश गंगा का एक भाग है। मतलब आकाश गंगा पृथ्वी नहीं, पृथ्वी मतलब सूर्य के 8 ग्रह, उसके उपग्रह और तारे सब मिला देंगे, तब आपका वह ये पूरा एक आकाश गंगा का भाग है। और आकाश गंगा जो है, जो हमको यहाँ पृथ्वी पे दिखाई देता है, इसका आकार सर्पिलाकार है, इसको मिल्की वे कहते हैं। हमारा आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। ठीक है, आकाश गंगा, ये आकाश गंगा जो है ना, बहुत से आकाश गंगा मिलाएंगे, बहुत से आकाश गंगा, मतलब नीचे लिख रहा है इस प्रकार करोड़ों आकाश गंगा को मिला करके, बहुत से मतलब करोड़ों आकाश गंगा को जब मिलाएंगे तब ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, सोचिए ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। हम छोटी सी जो ये चीज़ को हम पृथ्वी से देख पा रहे हैं, वह तो एक मिल्की वे है हमारा सर्पिलाकार तस्तरी में। और जिस आकाश गंगा, हमारे आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है, इसको ये सब, ये हमारे आकाश, ये हमारा जो है, यह आकाश गंगा का एक छोटा सा एक भाग है, एक भाग है। ये क्या है? एक भाग है। और जब करोड़ों आकाश गंगा मिलेंगे, जबकि आकाश गंगा की सौर परिवार जो है, सौर मंडल जो है, एक भाग है। जब आकाश गंगाएं बहुत से मिलेंगी, करोड़ों मिलेंगी, जबकि इस आकाश गंगा की एक छोटा सा हमारा सौर मंडल भाग है, जब इतना मिलेगा तब उसके बाद क्या होगा? तब उसके बाद ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। फिर कह रहा है कि आपने विचार किया ब्रह्मांड में आकाश गंगा, सूर्य, पृथ्वी और आकाशीय पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? ये लोग की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? चलिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये क्या है? तो देखिए, इन्हें भी जाने क्या है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का मतलब होता है ना कि एक वर्ष में तय की गई प्रकाश के द्वारा जो दूरी चल दी जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है, जो जैसे प्रकाश चलता और एक वर्ष 1 साल तक चलत रहे, जितनी दूरी तक जाए उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और ये दे रहे हैं कि 946, 900 कितना, ये देखिए 946 या 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, तारों के मध्य दूरी, बहुत अच्छी लाइन है, तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य की दूरी क्या होता है, मापने में प्रयोग किया जाता है। बहुत बड़ी दूरी को मापने में प्रयोग है। हमारे आकाशगंगा इतनी विशाल भी है कि प्रकाश की गति से चलने से एक सिरे से दूसरे सिरे पहुंचने में 1 लाख वर्ष लग जाता है। कितना दूर होगा। आगे की बात करें हम लोग, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। आ, आज के लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन गोले से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। विस्फोट काहे हुआ है? अधिक गर्मी रहा, सघनता के कारण। इस विस्फोट को ही क्या बोलते हैं, बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलता रहा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटनाओं से कुछ करोड़ वर्ष के बाद आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन हीलियम गैसों के धूलकणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने के कारण हुआ। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों को गैसीय पिंड बने। इसके तारे का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र आकाशगंगा के केंद्र पर सबसे केंद्र पर में एक विशाल ब्लैक होल है, जिससे गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है।
इसका कारण आकाशीय गंगा, इसका केंद्र क्या है? आकाशीय गंगा, इसका केंद्र क्या है? आकाशीय गंगा इसका बना है। चलिए आगे की बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा। आकाशीय गंगा, एक मिनट, आकाशीय गंगा कहेंगे हमारे सूर्य, हमारे हमारे सूर्य, एक मिनट, हमारे सूर्य, हमारा जो सूर्य है अपनी आकाश गंगा के लगभग 100 अरब, ये बहुत अच्छी लाइन है। हमारा जो सूर्य है अपनी आकाश गंगा में लगभग कितना? 100 अरब तारों में से एक तारा है। हमारा सूर्य जो है अपन जो आकाश गंगा है, अपन आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। अब में 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज के लगभग 5 अरब पूर्व मंदाकिनी, मंदाकिनी अपना है, मंदाकिनी आकाशगंगा के बाहरी भुजा से हमारे तारे सूर्य का क्या होता है? जन्म होता है। सूर्य का जन्म होता है। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र पर परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में यह आकाशगंगा के बीच की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंड, गैसीय बादल का संचयन हुआ। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र पुच्छल तारा आदि का निर्माण होने लगा। धीरे धीरे सौर परिवार, सौर मंडल का वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर लिया। आगे की बात करें हम थोड़ा सा, ये चीज़ें जो दिया हुआ है ये क्या है इसको देखते हैं। देखिए यह पूरा ब्रह्मांड है हमारा, क्या है? यह है ब्रह्मांड है। कौन सा? देखो ये ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड जो भी है ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड की बात कर ले रहे हैं। देखिए इस ब्रह्मांड में, एक मिनट, हाँ ब्रह्मांड देखिए। अब इस ब्रह्मांड में हम लोग, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड में हमारा एक छोटा सा आकाशगंगा, हमारा आकाशगंगा होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड जो बना है ना, यह जो ब्रह्मांड है इसमें करोड़ों आकाशगंगा से मिलकर बना है। तो हमारा जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी जो बना है, देखिए ये मंदाकिनी, ये यहाँ से है, ये इतना मंदाकिनी है। तो ऐसे, ये तो बहुत छोटा है मंदाकिनी ना, मंदाकिनी है। अब इस मंदाकिनी का एक छोटा सा भाग, ये मंदाकिनी है, ये मंदाकिनी, मंदाकिनी को थोड़ा बड़ा कर दिया गया इतना। अब मंदाकिनी में कहीं एक जगह, एक छोटे से पार्ट में हमारा क्या है? सौर, ये सौर मंडल हुआ। मंदाकिनी में आकाशगंगा, मतलब मंदाकिनी में क्या है? एक छोटा सी पार्ट है, वो छोटा से भाग है, क्या है? सौर मंडल, सूर्य का मंडल। तो समझ पा रहे होंगे इस बात को कि किस तरीके से ये हमारा क्या ब्रह्मांड जो है कितना बड़ा है। अगर इसकी बात करें थोड़ा सा कि यह क्या है, देखिए सबसे दूर स्थित मंदाकिनी में चले प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 100 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। अब प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। इस प्रकार से हम लोग इन बातों को समझ पाएँ, और आप इसी तरह से पढ़िए और पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।